कन्हैयालाल जी और उनकी पत्नी अपने कमरे में बैठे अपने कारोबार की बात कर रहे थे। कन्हैयालाल जी एक किसान थे। उनका खेती बाड़ी का काम था और काम उनका बहुत ही अच्छा था। उनके 3 बेटे थे। उसी खेती बाड़ी से उन्होंने तीनों बच्चों की परवरिश की और तीनों को पढ़ाया लिखाया और एक बड़ा सा रहने के लिए घर भी बनवाया। यह सब उन्होंने अपने खून पसीने की मेहनत से किया था। अपने समय में दोनों पति पत्नी ने अपने खेतों में जी तोड़ मेहनत की और अपने बच्चों को पढ़ा लिखा कर उनका भविष्य बनाया। धीरे धीरे तीनों बेटे अपने पैर पर खड़े हो गए। बेटे अपने माँ बाप का पूरा सम्मान करते, लेकिन समय के साथ साथ अब कन्हैयालाल जी और उनकी पत्नी को बुढ़ापा आता जा रहा था। बेटों की शादी के बाद अब दोनों पति पत्नी अपने बेटे और बहू के साथ अपने बुढ़ापे के पल बिताना चाहते थे, क्योंकि अब उनके बस की खेतों में काम करना भी नहीं था। कविता जी के कमर और घुटनों में दर्द रहता था, लेकिन बहुओं को उनका घर में खाली बैठना अच्छा नहीं लगता था। हर छोटी छोटी बात पर तीनों बहू उन्हें कुछ भी सुना देती थी। एक दिन कविता जी अपना और कन्हैयालाल जी का खाना लेने रसोई में गई तो देखा बहुओं ने अभी तक रोटी नहीं बनाई थी। वह बड़ी बहू के कमरे में गई और बोली, बहू आज रोटी नहीं बनी क्या? इतना सुनते ही बड़ी बहू कविता जी पर भड़कने लगी। माँ जी, आपको क्या हर समय मैं ही नजर आती हूँ? रोटी नहीं बनी तो मुझसे क्यों बोल रही हो? और भी तो बहू है तुम्हारी, उनसे बोलिए जाकर, मेरा दिमाग मत खराब कीजिए। कविता जी कुछ नहीं बोली, चुपचाप बीच वाली बहू के पास गई और उससे भी खाना बनाने के लिए कहा तो उसने भी फटाक से जवाब दिया, माँ जी आप मुझसे रोटी मांगने आई हो? यहाँ यह तो देख लो, मेरे 2 छोटे जुड़वा बच्चे हैं। मैं इन्हें छोड़कर रसोई में आप लोगों के लिए रोटी बनाऊँ क्या? लाओ बहू, बच्चों को मुझे दे दो। जब तक तुम रोटी बनाओगी मैं बच्चों को संभाल लूँगी। नहीं नहीं माँ जी, आप रहने दीजिए लेने के लिए। बुढ़ापे का शरीर है आपका, आप बच्चों को गिरा दोगी। और वैसे भी मेरे बच्चे मेरे बिना नहीं रहते। अब से आप अपनी रोटी खुद ही बनाया कीजिए। बहू की बात कविता जी को बहुत बुरी लगी, लेकिन वह कुछ नहीं बोली। फिर उन्होंने तीसरे नंबर की बहू से रोटी बनाने के लिए कहा तो वह भी उन पर भड़कने लगी। माँ जी, आप भी तो सारा दिन घर में खाली बैठी रहती हैं। अपने और पापा जी की 4 रोटी आप खुद नहीं सेक सकती क्या? बहू कविता जी की तरफ तिरछी निगाह करते हुए बोली। कविता जी ने तीनों बहुओं को कुछ नहीं कहा और आंखों में आंसू लिए चुपचाप आकर रसोई में अपने और अपने पति के लिए खाना बनाने लगी। सोचने लगी, क्या इसी दिन के लिए 3 बेटों की शादी की थी कि बुढ़ापे में भी खुद ही रोटी सेक कर खानी पड़ेगी। अगले दिन कन्हैयालाल जी सुबह सुबह बाहर सैर सपाटा करने के लिए निकल गए थे और कविता जी मंदिर पूजा करने के लिए चली गई। जब वह वापस आई तो तीनों बहुओं ने काम को लेकर के घर में हंगामा मचा रखा था। कविता जी बोली, बहू तुम तीनों आपस में क्यों लड़ रही हो? तुम तीनों की आवाज़ बाहर तक जा रही है। अच्छा लगता है क्या जब बहुओं की आवाज़ घर से बाहर जाए तो? छोटी बहू तपाक से बोली, रहने दीजिए माँ जी, यह सब आपके और पापा जी की वजह से हो रहा है। आप दोनों ना हो तो झंझट ही खत्म। लेकिन अब बात बनने वाली नहीं है। मैं तो अलग रहूँगी, मुझे किसी के साथ नहीं रहना। फिर दोनों बहुओं ने भी यही बात बोली। तीनों बहू ने एक साथ रहने के लिए साफ मना कर दिया। बेटों ने भी मिलकर अलग अलग रहने का फैसला कर लिया। कन्हैयालाल जी भी घर आ चुके थे और चारपाई पर बैठे बेटे और बहू की बातें सुनते जा रहे थे। तीनों बेटों ने अपना अपना फरमान सुना दिया और अपनी अपनी रसोई अलग कर ली। बड़ा बेटा बोला, सामान का बंटवारा तो हो गया है, अब बारी मम्मी पापा की है, तो बताओ कौन रखेगा अपने पास? बड़ी बहू एकदम से बोली, मैं तो नहीं रखूंगी इन दोनों को अपने पास, क्योंकि मैं तो सुबह को लेट से उठती हूँ। मुझसे सुबह जल्दी उठकर इन लोगों को चाय नाश्ता नहीं दिया जाएगा और हम तो खाना भी ज़्यादातर बाहर का खाते हैं। मेरे बस की इनका खाना बनाना नहीं है। फिर बीच वाली बहू बोली, भाई मेरे तो 2 छोटे बच्चे हैं, मैं इन लोगों की देख रेख करूँगी या अपने बच्चों की? मुझसे ना होगा इनका काम। उन दोनों की बातें सुनकर छोटी बहू उछल कर पड़ी, जब तुम दोनों नहीं रखोगे तो हमारे पास क्या पैसों का पेड़ लगा है इन दोनों का खर्चा उठाने के लिए? और वैसे भी मेरी तो आए दिन किट्टी पार्टी रहती है और मायके भी आना जाना लगा रहता है। ऐसे में मैं यह सरदर्द नहीं पाल सकती। उन सब की बात सुनकर छोटा बेटा बोला, अरे भाई, माँ अभी इतनी बूढ़ी थोड़ी ना हो गई, अपना और पापा जी का खाना बना सकती है। अभी तो हाथ पांव चलते हैं इनके, सही सलामत है।
क्यों माँ, सही बोल रहा हूँ ना मैं? अरे छोटे, माँ से क्या पूछ रहा है? 2 लोगों का खाना बनाना कोई बड़ी बात थोड़ी है, बना लेगी वो, कहकर तीनों बेटे और बहू अपने अपने कमरे में चले गए। उन सब की बातें सुनकर कन्हैयालाल जी और कविता जी की आंखों में आंसू आ गए और वह चुपचाप अपने कमरे में जाने लगे कि तभी बड़ी बहू बोली, अरे अरे माँ जी, कहाँ जा रही हैं आप? आज से यह कमरा हमारा है, आप अपना सामान ऊपर वाले कमरे में ले जाइए। कन्हैयालाल जी बोले, बहू तुम्हें पता है हम लोगों को बार बार सीढ़ियाँ चढ़ने उतरने में परेशानी होगी। अरे उतरना चढ़ना क्यों पड़ेगा, नीचे आने की ज़रूरत ही नहीं है, ऊपर ही रहिए, वहीं किचन है और पानी बाथरूम सब चीज़ की सुविधा है, फिर नीचे आने की क्या ज़रूरत है? बेटा भी बहू की सुर में सुर मिलाते हुए बोला, हाँ पापा, लंबी चौड़ी छत है, बाहर घूमने की क्या ज़रूरत है, छत पर ही घूम लिया करना। कन्हैया जी बोले, बेटा इस चिलचिलाती धूप में कमरे भी तप जाते हैं, हम लोग यहाँ गर्मी में कैसे रह पाएंगे? इस बात का तुम लोगों को अंदाज़ा भी है? पापा जी, अब पंखे की कोई खास ज़रूरत तो है नहीं, बरसात का मौसम है, फिर भी आपके लिए एक टेबल फैन वहाँ रख दूँगा, कहकर बेटा चला गया। दोनों पति पत्नी बेटे के चेहरे को देखते रह गए। वह कुछ ना बोले और चुपचाप दोनों पति पत्नी एक दूसरे का हाथ पकड़े ऊपर वाले कमरे में चले गए। उस कमरे में कूड़े कचरे से अलावा कुछ भी नहीं था। कविता जी ने उस कमरे को साफ किया। बड़ी बहू ने एक एक सामान करके उनके कमरे से निकाल कर ऊपर रख दिया। हमने अपने बेटों के लिए क्या कुछ नहीं किया, लेकिन इस बुढ़ापे में तीनों को हमारी बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। हम दोनों को ऊपर इस तरह फेंक दिया जैसे कोई कबाड़ एक कोने में फेंक देते हैं। क्या इसी दिन के लिए इतनी मेहनत से यह घर बनवाया था हमने कि हमें ही रहने के लिए ढंग का एक कमरा भी नहीं मिलेगा? कहते हुए कविता जी फूट फूट कर रोने लगी। कन्हैयालाल जी ने कविता जी के आंसू पोंछे और उन्हें चुप करते हुए अपने सीने से लगा लिया। कविता, चुप हो जाओ, अब बेटों को हमसे ज़्यादा अपनी पत्नियों का ख्याल है। वह हमें दुखी देख सकते हैं, लेकिन अपनी पत्नियों को नहीं। पता नहीं हमसे क्या भूल हो गई उनकी परवरिश में। सब कुछ तो किया था उनके लिए, रात दिन अपने खेतों में घिस घिस कर बिताई है हमने। वह क्या जाने कि हमने कितने संघर्ष किए हैं उन्हें यहाँ तक लाने में। कन्हैयालाल जी बड़े ही दुखी मन से बोले। कविता जी लंबी सांस लेते हुए बोली, इस घर का एक एक कोना मैंने कितने अरमानों से बनवाया था कि बुढ़ापे में अपने बच्चों के साथ हंसी खुशी रहेंगे, लेकिन बच्चों को तो हमारे साथ रहना गवारा ही नहीं है। हम तो उनके लिए अब बोझ बन चुके हैं। अब हमारा घर हमारा नहीं रहा, अब तो बहुओं का राज चलता है। कविता जी अपने साड़ी के पल्लू से आंसू पोंछते हुए खाना बनाने लगी। बेटे ने थोड़ा सा आटा और दाल और कुछ ज़रूरी सामान ऊपर रख दिया था। कविता जी ने खाना तो बनाया, लेकिन दोनों में से किसी ने भी नहीं खाया। आज उनका मन बहुत दुखी था। दोनों पति पत्नी को अपने सुख दुख की बातें बतलाते बतलाते आधी रात हो गई। दोनों की आंखों में नींद का नामो निशान नहीं था। ऊपर से गर्मी भी बहुत हो रही थी। बेटा बहू माँ बाप को ऊपर देखने तक नहीं जाते कि वह क्या खाते हैं, कैसे रहते हैं, हारी है या बीमारी, उससे उन्हें कोई मतलब नहीं। सुनिए जी, आज हमें पूरे 15 दिन हो गए ऊपर रहते हुए, लेकिन किसी ने भी ऊपर झांका तक नहीं। यह कैसा कलयुग है? बच्चे माता पिता को बुढ़ापे में बोझ समझने लगते हैं। अरे कविता, क्यों सोचती हो तुम ऐसे बेटों के बारे में? उन्हें हमारा किया हुआ कुछ भी याद नहीं है। आज वह सब कुछ भूल चुके हैं। तुम उनके बारे में सोच सोच कर परेशान मत हो। अब हम दोनों ही बुढ़ापे में एक दूसरे का सहारा है। मैं तुम्हें दुखी नहीं देख सकता। जब से तीनों बेटे अलग हुए हैं खूब मज़े से रहते हैं। बहू अच्छे अच्छे पकवान बनाती है। तीनों बहू आपस में खूब मिल बांट कर खाती, लेकिन सास ससुर को कुछ नहीं देती। बेटे भी शाम को जब आते तो हाथ में खाने का कुछ ना कुछ सामान जरूर लाते हैं, लेकिन एक बार भी यह नहीं सोचते कि हमारे बूढ़े माँ बाप भी घर में रहते हैं, उन्हें भी पूछ ले। एक दिन बारिश का मौसम हो रहा था। छोटी बहू पकोड़े बना रही थी। खुशबू ऊपर तक जा रही थी। कन्हैयालाल जी को बरसात के मौसम में पकोड़े खाना बहुत पसंद था, लेकिन बेटों ने तो दाल और आटे के सिवा ऊपर कुछ भी नहीं रखा था। कविता जी धीरे धीरे सीढ़ियों से उतरी और जाकर बहू से बोली, बहू पकोड़े बना रही हो तो थोड़े से जरा अपने ससुर के लिए भी दे दो। अरे माँ जी, आपसे किसने कहा नीचे आने के लिए? छोटी बहू उनका हाथ पकड़ के रसोई से बाहर ले आई और बोली,
माँ जी, यह सब मैं अपनी सहेलियों के लिए बना रही हूँ। आपको पता है मेरी सहेली आने वाली है किट्टी पार्टी के लिए, और आप नीचे उतर कर आ गई। मेरी इंसल्ट कराओगी क्या? जाइए जल्दी से ऊपर, कहते हुए बहू ने उन्हें सीढ़ियों की तरफ धक्का दे दिया। कन्हैयालाल जी ऊपर सीढ़ियों पर खड़े यह सब देख रहे थे। कविता जी अपमान का घूंट पीकर धीरे धीरे फिर ऊपर आ गई। कन्हैयालाल जी अपनी पत्नी की तरफ देखते हुए बोले, क्या जरूरत थी नीचे जाकर उनके सामने हाथ फैलाने की? जी आपको पकोड़े पसंद है बस इसलिए। कविता, पागल हो गई हो क्या? जो बहुएं हमें एक कप चाय देने के लिए भी राजी नहीं हैं, वो हमें क्या पकोड़े खिलाएगी? कविता जी की आंखों में आंसू आ गए और वह कुछ नहीं बोली, चुपचाप जाकर अपनी चारपाई पर लेट गई। अपनी पत्नी का अपमान और आंखों में इस तरह आंसू देख कन्हैयालाल जी से अब बर्दाश्त नहीं हो रहा था। अब तक उन्होंने बेटे बहुओं की हर छोटी बड़ी बात को बर्दाश्त किया, पर अब पानी सर से ऊपर पहुंच चुका था। अगले दिन संडे था। घर में सन्नाटा पसरा हुआ था। बच्चों के स्कूल की भी छुट्टी थी और बेटों के ऑफिस की भी। सभी लोग सोने में मस्त थे। कन्हैयालाल जी ने अपना थैला उठाया और घर से बाहर निकल गए। जाकर अपने मित्र जयप्रकाश जी से मिले। मित्र होने के साथ साथ वे उनके वकील भी थे। उन्होंने अपने साथ हो रही सारी बातें उनसे कह डाली। जयप्रकाश, अब हम इस घर में नहीं रह सकते। हम यह घर छोड़कर जा रहे हैं। मैं अपने घर को बेचना चाहता हूँ। ऐसे बच्चों के साथ रहने से क्या फ़ायदा जिन्हें अपने माँ बाप की कदर ना हो। कन्हैयालाल, मेरी बात ध्यान से सुनो। घर तुम्हारा है और फैसला भी तुम्हारा है। तुम अपने बेटे बहुओं के लिए अपने घर को क्यों छोड़ रहे हो? घर अभी भी तुम्हारे नाम है। अपनी मेहनत से बनाए हुए घर को क्यों छोड़ रहे हो? अगर छोड़ना ही है घर को तो बेटे बहुओं से बोलो। अगर तुम्हारी इजाज़त हो तो मैं अभी के अभी नोटिस भेज देता हूँ। कन्हैयालाल जी को उनकी बात सही लगी। अब वह फैसला ले चुके थे। कन्हैयालाल जी घर चले गए। 2-3 दिन बाद दरवाजे पर 2 व्यक्तियों ने दस्तक दी। बीच वाले बेटे ने दरवाज़ा खोला। पीछे पीछे बहू भी आ गई। दरवाज़ा खोलते ही नोटिस उनके हाथों में थमा दिया। पेपर पढ़ते ही बेटे को चक्कर आने लगे। सारे जने वहीं आकर इकट्ठे हो गए। जब पता लगा कि घर खाली करने का नोटिस आया है तो बेटे और बहुओं के होश उड़ गए। तब तक कन्हैयालाल जी भी नीचे आ चुके थे। बहुएं घूरते हुए अपने ससुर पर चिल्लाने लगी, यह सब क्या ड्रामा है? आपने यह नोटिस क्यों लगवाया? बेटे भी उछलकर पड़े। पापा, यह सब क्या है? होश में तो हो आप? हाँ बेटे, अब तक तो बेहोश था लेकिन अब होश में आ गया हूँ। मेरा घर है, मैं कुछ भी करूँ। तुम तीनों अपनी पत्नियों के साथ अपनी अपनी मर्जी से रह सकते हो, तो क्या मैं अपनी मर्जी से अपने फैसले भी नहीं ले सकता? जब तुम लोगों ने ही हमारी कदर नहीं की तो फिर हमसे भी कोई उम्मीद मत रखो। माँ बाप को एक तरफ कोने में फेंक दिया और वह भी हमारे ही बनाए हुए घर में। अगर अपने आप ही बनाकर खाना है तो फिर तुम लोगों को इस घर में रहने की क्या ज़रूरत है? निकलो यहाँ से। अब तुम लोगों का इस घर पर कोई अधिकार नहीं है। अगले 1 हफ्ते में यह घर खाली हो जाना चाहिए। तीनों इस बात को कान खोलकर सुन लो। पिता का फैसला सुन तीनों बेटे बहुए दंग रह गए। कन्हैयालाल जी गुस्से में बोले, और जाने से पहले जिस तरह से हमारा सामान ऊपर रखा था उसी तरह नीचे लाकर जमा देना। और यह मेरा आखिरी फैसला है, सुन लो। अब तुम लोग इस घर में बिल्कुल भी नहीं रहोगे। तीनों बेटे बहू उनसे माफ़ी मांगने लगे, लेकिन कन्हैयालाल जी ने अपनी पत्नी का हाथ पकड़ अपने कमरे में चले गए और दरवाज़ा लगा लिया। नोटिस के हिसाब से बेटे और बहू को घर खाली करना पड़ा और अपना सा मुँह लेकर तीनों बेटे बहू जाकर कहीं किराए पर रहने लगे। अब कन्हैयालाल जी ने अपनी ज़मीन का कुछ हिस्सा बेचकर अपने अकाउंट में जमा करा लिया। उसी से ही वह अपना गुजारा करते हैं। दोनों पति पत्नी अपने घर में आराम से अपनी मर्जी से रहते हैं। बाद में ज़रूरत पड़ने पर उन्होंने एक कामवाली को भी रख लिया था, जो घर के कामों के साथ साथ उनकी अच्छे से देखरेख भी करती है। दोस्तों, आप लोगों को कन्हैयालाल जी का फैसला कैसा लगा? प्लीज़ एक बार कमेंट करके ज़रूर बताइए। धन्यवाद।